तो आज हम स्टार्ट करते हैं ईडीटीए मेथड। ईडीटीए मेथड या जिसको हम कॉम्प्लेक्सिमेट्री मेथड कहते हैं, ये आरटीयू के सिलेबस में इसका एक प्रैक्टिकल भी है। जो जब भी हमारी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होगी तो हम ये प्रैक्टिकल लैब में करेंगे और इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल पोर्शन को डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड थ्योरेटिकल पोर्शन को डिस्कस करेंगे। ईडीटीए मेथड का एम क्या है, ईडीटीए मेथड का यूज क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है, वो किस थ्योरी पर वर्क करता है, उसको आज हम समझने वाले हैं आज के लेक्चर से। ईडीटीए मेथड जो है मेनली मेजरमेंट के काम आता है, जिसकी हेल्प से हम हार्डनेस को मेजर कर सकते हैं कि जो भी सैंपल वाटर सैंपल हमें दिया जा रहा है उस वाटर सैंपल को हम बाय टाइट्रेशन कैसे कैलकुलेट करें कि इसकी हार्डनेस कितनी है। हार्डनेस हम ईडीटीए मेथड से टोटल हार्डनेस को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, टेम्परेरी हार्डनेस को भी कैलकुलेट कर सकते हैं और परमानेंट हार्डनेस को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमने टेम्परेरी और परमानेंट और टोटल को कैलकुलेट कर लिया तो हम ऑब्वियसली टेम्परेरी उसमें से माइनस करके कैलकुलेट कर सकते हैं। इस मेथड से हमें एक्यूरेट रिजल्ट मिलते हैं, रैपिड और फास्ट रिजल्ट मिलते हैं। ये तब बताया जाता है जब हम किसी टाइट्रेशन को किसी के साथ कंपेयर करते हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में पहले क्लार्क मेथड भी था, हेनरी मेथड भी था आप लोगों के एडमिशन से पहले, जो कि इस साल सिलेबस में नहीं है। तो हमें सिर्फ एक ही मेथड पढ़ना है, वो है ईडीटीए मेथड। इसको आपको दिख रहा होगा कॉम्प्लेक्सिमेट्री टाइट्रेशन भी कहते हैं। यस चिराग, आवाज आ रही है आप लोगों तक? यस सर। ओके, तो आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि इसको हम कॉम्प्लेक्सिमेट्री टाइट्रेशन, मैं जो आपको बोलूं बच्चों वो आप लिखते रहना, जो किताब की लैंग्वेज है वो नहीं लिखनी है हमको, हम इसे शॉर्ट लैंग्वेज में लिखेंगे। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे ईडीटीए मेथड, कैपिटल ईडीटीए मेथड ऑब्लिक कॉम्प्लेक्सिमेट्री टाइट्रेशन। यस लिख लिया, ईडीटीए मेथड ऑब्लिक कॉम्प्लेक्सिमेट्री टाइट्रेशन। यस चिराग लिख लिया? यस सर, लिखिए। ओके, तो ईडीटीए मेथड को हम अगर क्लासिफाई करें, इसको हम इस एक्सप्लोर करें तो हम कहेंगे ई का मतलब एथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, ये एक कंपाउंड है। आप लोगों ने सुना होगा, जब भी कॉम्प्लेक्स आपने कंपाउंड पढ़े होंगे 12th क्लास में तो आपने इस कंपाउंड का नाम जरूर सुना होगा, एथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है इसको भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं कि कॉम्प्लेक्सिमेट्री मेथड क्या होता है। कॉम्प्लेक्सिमेट्रिक मेथड मतलब ऐसी टाइट्रेशन जिसके द्वारा हम कॉम्प्लेक्स के सिंथेसिस से हार्डनेस को कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले इन सब बातों को पढ़ने से पहले हमें थोड़े से बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए टाइट्रेशन के, जो कि आपके लैब में भी काम आएंगे और जो भी आपके इस मेथड को समझने के लिए जरूरी है। हम उन उन छोटे छोटे से टॉपिक को पहले डिस्कस कर लेते हैं, 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा। अगर किसी को डाउट हो तो उसी वक्त पूछ ले, नहीं तो उसको दिक्कत आएगी। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिमेट्री मेथड जो है एक टाइट्रेशन का टाइप है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर समझने की जरूरत है कि व्हाट इज टाइट्रेशन, टाइट्रेशन क्या होती है। हम लोगों ने आप लोगों ने 12th क्लास के अंदर अगर स्कूल में प्रैक्टिकल किए होंगे तो बेसिकली टाइट्रेशन जरूर होती है 11th 12th क्लास के अंदर, जिसमें हम किसी अज्ञात विलयन से ज्ञात विलयन की हेल्प से अज्ञात विलयन की कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करते हैं। इंग्लिश में कहें तो नॉन कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से अननोन कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन को हम टाइट्रेट करते हैं कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। तो इसके लिए हमको कुछ ग्लासवेयर की जरूरत होती है, जिसमें पीपेट होता है, जिसकी हेल्प से हम 10 ml अपने मुंह से सक करके सॉल्यूशन को लेते हैं, बीकर में डालते हैं। ड्रॉपर की जरूरत होती है, जिसकी हेल्प से हम इंडिकेटर को ऐड करते हैं बीकर के अंदर। और आपको चाहिए होती है ब्यूरेट, जो कि 50 ml की या 25 ml की ब्यूरेट होती है, जो सामने स्टैंड पर लगी होती है। फनल की हेल्प से हम ब्यूरेट में एक सॉल्यूशन भरते हैं और पीपेट की हेल्प से हम बीकर में सॉल्यूशन भरते हैं, और पीपेट की हेल्प से बीकर में हम
इंडिकेटर ऐड करते हैं। तो जो हमारा अननोन सॉल्यूशन है उसको नॉन सॉल्यूशन की हेल्प से निकालना ही क्या कहलाता है? टाइट्रेशन। क्लियर? टू फाइंड आउट द स्ट्रेंथ ऑफ अननोन सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ नॉन सॉल्यूशन। क्लियर? ये हमारी हो गई टाइट्रेशन। तो इसके लिए हमें जिसकी हेल्प की जरूरत होती है वो होता है इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या इंडिकेट करता है कि इंडिकेटर की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो कुछ इंडिकेटर किसी पर्टिकुलर पीएच रेंज पे काम करते हैं। गेटिंग दिस लाइन? इंडिकेटर वर्क ऑन सम पीएच रेंज, कि वो कोई पर्टिकुलर इंडिकेटर होगा, वो पर्टिकुलर पीएच रेंज पे काम करता है। तो आपने सुना होगा जैसे फिनाफ्थिलीन होता है, फिनाफ्थिलीन हो गया, आपका स्टार्च है, आपका मैथिल ऑरेंज है, ये सब इंडिकेटर होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर पीएच रेंज पर वर्क करते हैं। इतना हमें पता होना चाहिए। तो हम इस टाइट्रेशन में जो इंडिकेटर काम में ले रहे हैं वो है EBT। दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, EBT, एरिक्रोम ब्लैक टी। एरिक्रोम ब्लैक टी ये हमारा इंडिकेटर है इस टाइट्रेशन में। अब इंडिकेटर का क्या रोल होता है बच्चों? इंडिकेटर जो होता है वो, जैसे हम एक सॉल्यूशन अननोन है और एक नॉन है, अगर टाइट्रेशन, आवाज साफ नहीं आ रही है। अभी तो मैंने पूछा था चिराग, आवाज सही आ रही है? आ रही है सर। बेटा आप अपना नेट देखो, अगर किसी एक को भी सही आ रही तो इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम आपके वहीं है। यस, किसी और से और पूछ लेते हैं। यस, दीपक, दीपक कुमार, क्लास में हो? दीपक सिंह सर। हेलो। हाँ जी, सर तुषार दीपक सिंह फौजदार। क्लास में हूँ। दीपक आवाज सही आ रही है बेटा? यस सर आ रही है। ओके, तो हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आप सबको पीडीएफ शो हो रहा है? यस सर। ओके, क्लास को कंटिन्यू करते हैं बेटा। तो आपके वहाँ नेट की प्रॉब्लम है? क्लास को जो है कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ और हम रिकॉर्डिंग भी यूट्यूब पे शेयर करेंगे, ठीक है ना? तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ टॉपिक आपका ऊपर नीचे छूट रहा है तो यू कैन कवर बाय यूजिंग यूट्यूब। ओके सर। गेटिंग? ओके, यस सर। यस। हम कहाँ थे? हाँ, हम बात कर रहे थे बेसिकली टाइट्रेशन के बारे में। तो टाइट्रेशन जो है, कहाँ थे हम? ये इस तरह से क्या होता है, लिंक पूरा, हाँ इंडिकेटर की बात कर रहे थे हम। इंडिकेटर जो होता है वो पर्टिकुलर पीएच रेंज पे वर्क करता है, ठीक है? तो हम जो टाइट्रेशन है वो आपके बेसिकली कुछ टाइप्स की होती है, जिसमें हम एग्जांपल लें तो एक टाइट्रेशन होती है एसिड और बेस टाइट्रेशन। एसिड बेस टाइट्रेशन का मतलब, हो सकता है आपका अननोन सॉल्यूशन जो हो वो बेस हो सकता है आपका अननोन सॉल्यूशन एसिड हो। तो अगर आपको अननोन एसिड या बेस में से कोई एक दिया जा रहा है तो नॉन आपको भी एसिड और बेस में से कोई एक दिया जाएगा। तो आप एसिड की हेल्प से बेस को निकाल सकते हो और बेस की हेल्प से एसिड को टाइट्रेट कर सकते हो। तो इस टाइप की जो टाइट्रेशन होती है वो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन कहलाती है। बेसिकली HCl और NaOH की टाइट्रेशन हो गई, है ना? ऐसे सोडियम कार्बोनेट के साथ टाइट्रेशन हो गई एसिड की। तो ये जो टाइट्रेशन है वो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन कहलाती है। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, आई थिंक प्रैक्टिकल में जरूर है। तो जब अगर हम ऑफलाइन प्रैक्टिकल करेंगे तो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन को डिस्कस करेंगे। सेकंड बात करते हैं, एक होती है रेडॉक्स टाइट्रेशन। रेडॉक्स टाइट्रेशन मतलब जहां पर जो आपका नॉन और अननोन है उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी कर रही हो, और ऑक्सीडेशन स्टेट्स की हेल्प से आप जिसकी कॉन्सेंट्रेशन को मेजर कर सकें वो आपकी कहलाती है रेडॉक्स टाइट्रेशन। फिर इस बात करते हैं हमारी कॉम्प्लेक्सिमेट्री टाइट्रेशन की। एक टाइप ये भी है। कॉम्प्लेक्सिमेट्री टाइट्रेशन का मतलब जो हम पढ़ रहे हैं जिसमें टाइट्रेशन में अज्ञात मतलब अननोन और नॉन सॉल्यूशन में रिएक्शन होने से किसी कॉम्प्लेक्स का सिंथेसिस हो रहा हो, और उस कॉम्प्लेक्स के सिंथेसिस की वजह से हम अननोन सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को मेजर कर सकें। लाइन समझ पा रहे हो आप लोग? दो सॉल्यूशन जिसमें एक नॉन है और एक अननोन है,
उसमें अननोन सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को हमें मेजर करना है। तो वो मेजर कब कैसे हो रहा है कि दोनों सॉल्यूशन के रिएक्शन होने से एक कॉम्प्लेक्स का सिंथेसिस हो रहा है, और वो कॉम्प्लेक्स हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, जिसकी हेल्प से हम अननोन सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को मेजर कर पा रहे हैं। तो ये आपकी टाइट्रेशन कहलाती है कॉम्प्लेक्सिमेट्री टाइट्रेशन। कॉम्प्लेक्सिमेट्री टाइट्रेशन में क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स बनता है। तो कौन सा कॉम्प्लेक्स बनता है, ईबीटी क्या करता है, एथिलीन डाइमीन टेट्रा एसिटिक एसिड का क्या रोल है, हम इसको भी डिस्कस करते हैं। बेसिकली जब भी हम कोई सॉल्यूशन बनाते हैं लैब के अंदर, तो वो दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। दो मतलब ऐसे सॉल्यूशन जिसको हमने डिसॉल्व किया और सॉल्यूशन बनाया, तो उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन जितनी मैंने बनाई उतनी बनी रहे, तो मतलब उसकी कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो, तो इस टाइप के सॉल्यूशन कहलाते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। लाइन समझ पा रहे हो आप, मैंने क्या कहा कि अगर हमने कोई सॉल्यूशन बनाया लैब के अंदर, जिसमें हमने कंपाउंड को मेजर किया, वे किया, और उसमें वाटर डिसॉल्व किया और बनाया कि हमें इतने नॉर्मेलिटी का सॉल्यूशन बनाया है, अगर वो नॉर्मेलिटी उसकी मेंटेन रहती है, टाइम के साथ बदलती नहीं है, फिक्स रहती है, तो इस टाइप के सॉल्यूशन क्या कहलाते हैं, प्राइमरी सॉल्यूशन, प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। समझ में आ गई ये वाली लाइन आप लोगों को? यस। यस। प्राइमरी सॉल्यूशन कौन से सॉल्यूशन होते हैं, जिसकी कंसंट्रेशन टाइम के साथ चेंज नहीं होती। और सेकेंडरी सॉल्यूशन कैसे होंगे, ऐसे सॉल्यूशन जिनको हमने लैब में बनाया, ताजा ताजा बनाया, लेकिन हमें खुद को भरोसा नहीं है कि बनाया तो मैंने वन नॉर्मेलिटी का था, लेकिन यह क्या रियल में वन नॉर्मेलिटी का है या कुछ और बना है, कम नॉर्मेलिटी का बना है कि ज्यादा नॉर्मेलिटी का बना है। मतलब ऐसे सॉल्यूशन जिनकी टाइट्रेशन टाइम के साथ चेंज हो जाती है। अब टाइम के साथ क्या चेंज हो जाता है, कोई जादू थोड़ी है उनके अंदर, कोई मैजिक थोड़ी हो रहा है। टाइम के साथ क्यों चेंज हो जाती है भाई, एक रीजन, मैंने 1 ग्राम वे किया और 1 ग्राम को 1 लीटर में डिसॉल्व किया, तो अब 1 ग्राम पूरा का पूरा डिसॉल्व हो रहा हो, तब तो वही सॉल्यूशन उतने ही अमाउंट का, उतनी ही नॉर्मलिटी का बनेगा जो मुझे चाहिए था। लेकिन मान लो उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो, डिसॉल्व तो मैंने 1 ग्राम डाला, लेकिन डिसॉल्व 900 ही mg हो रहा हो, 100 mg डिसॉल्व ही नहीं हो रहा हो, तो क्या उसकी 1 ग्राम के हिसाब से निकलेगी नॉर्मेलिटी? नो। उसी कितने के हिसाब से निकलेगी, 900 mg के हिसाब से। ऐसे ही मैंने डिसॉल्व किया 1 ग्राम 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, लेकिन कुछ 10-15 मिनट के बाद में उसमें से 50 mg जो है वो डिकम्पोज हो जाता है, और पड़ा पड़ा रखा रखा ही सॉल्यूशन आपका 50 mg डिकम्पोज हो रहा है, तो अब उसकी नॉर्मेलिटी 1 ग्राम के हिसाब से निकलेगी, 950 के हिसाब से, 950 के हिसाब से। क्लियर? ऐसे ही एक सॉल्यूशन मैंने बनाया 2 नॉर्मेलिटी का, अब उसकी टेंडेंसी है कि वो एनवायरनमेंट में रखा रखा हवा से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। तो मैंने डिसॉल्व तो 1 लीटर में किया था, उसने धीरे धीरे मॉइस्चर ले ली, तो नीचे से उसकी क्या क्या चेंज हो गई, वाटर वाटर का लेवल चेंज हो गया, वाटर का लेवल चेंज हो गया तो कॉन्सेंट्रेशन बदल गई। तो इस टाइप के सॉल्यूशन जो समय के साथ जिनकी कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मेलिटी फिक्स नहीं होती, उन्हें हम क्या नाम देते हैं, सेकेंडरी सॉल्यूशन। गेटिंग दिस पॉइंट? प्राइमरी सॉल्यूशन और सेकेंडरी सॉल्यूशन में डिफरेंस पता चल गया बच्चों? चले आगे। यस। यस सर। कोई भी एक रिप्लाई कर दिया करो, क्योंकि मुझे क्या स्क्रीन पर आप लोग शो नहीं होते हो, यहाँ पर मेरे सामने सिर्फ पीडीएफ फाइल होती है, तो आप में से कोई भी एक जना रिप्लाई कर दिया करो। हाँ जी। तो हम आगे बढ़ते हैं, ईडीटीए को एक्सप्लोर करते हैं, टाइट्रेशन को एक्सप्लोर करते हैं। यस, हमारा एम क्या है इस टाइट्रेशन का? हमारा इस टाइट्रेशन का एम है टू फाइंड आउट द हार्डनेस ऑफ वाटर बाय यूजिंग ईडीटीए मेथड। हमारा एम क्या है बच्चों? पानी की हार्डनेस को निकालना ईडीटीए मेथड की हेल्प से। ओके। सर एक बार प्राइमरी और सेकेंडरी को एक बार और बोलना। बेटा, प्राइमरी सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिसकी कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ चेंज नहीं होती, जितने नॉर्मलिटी का बनाएंगे उतनी नॉर्मलिटी का बना रहता है। ओके। और सेकेंडरी सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिसकी कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ चेंज हो जाती है। उसका रीजन कुछ भी हो सकता है, कि एक तो सॉल्युबिलिटी रीजन हो सकता है, एक डिकम्पोज होना हो सकता है, और
हो सकता है वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर के हो, एनवायरनमेंट से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं। गेटिंग? ओके सर। ओके। अब हम वापस अपने टॉपिक पर आए थे। अभी हमने टॉपिक से बाहर हटके थोड़े से कॉन्सेप्ट की बात की थी कि टाइट्रेशन क्या होती है, इंडिकेटर क्या होता है, और यहाँ पर एक पॉइंट और आता है कि इंडिकेटर का रोल क्या है। इंडिकेटर क्या करता है कि जब अननोन और नोन के बीच में रिएक्शन हो रही होती है तो उस समय जो जहां पर इंडिकेटर होता है ऑब्वियसली बीकर में होता है, तो उस समय जो एनवायरनमेंट होता है उसके हिसाब से वो अपना कलर शो करता है। और जैसे ही अननोन और नोन की रिएक्शन कंप्लीट हो गई बीकर के अंदर, बीकर में ही तो है इंडिकेटर नीचे, ठीक है, तो बीकर में जैसे ही यस सर। जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट हो गई, तो रिएक्शन कंप्लीट होते ही बीकर का एनवायरनमेंट बदल जाता है। एनवायरनमेंट बदलने का मतलब कि अगर एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है तो वो एसिड से बेसिक एनवायरनमेंट हो जाता है, क्योंकि ड्रॉप ऊपर से, सोचिए आप ब्यूरेट रखिए आपके सामने, नीचे सबको दिख रही है, अपने अपने सामने एक ब्यूरेट लगी हुई है, आप लोगों के सबके सामने लगी हुई है, सबके सामने। यस सर। ओ सर। ओके, हाँ तो लगा लो, नहीं लगी तो एक एक ब्यूरेट लगी हुई है सबके सामने, स्टैंड पे कसी हुई है अच्छे से, 50 ml की ओके। ब्यूरेट है, दिख रही है सबको? यस सर। यस खाली है सर। कि भरी हुई है? खाली है सर खाली। अभी तो सर। खाली है, हाँ तो अभी खाली है, कुछ भर मत देना उसके अंदर। और नीचे आपको 250 ml का बीकर रखा हुआ है, सबने बीकर रख रखा है अपने अपने टाइट्रेशन में। यस, कांच का बीकर रख लिया सबने? यस यस सर। सर। यस सर। ओके, ब्यूरेट टंगी हुई है 50 ml की, नीचे 250 100 ml का ले लेते हैं, 250 ml का बड़ा हो गया, 100 ml का बीकर ले लिया सब लोगों ने। और सब उस बीकर के पास में 2 बोतल रखी है। एक बोतल में तो EDTA सॉल्यूशन भरा हुआ है, ओके, दूसरी बोतल में आपका वाटर सॉल्यूशन भरा हुआ है जिसकी हमको हार्डनेस निकालनी है। यस, कौन कौन सी बोतल है हमारे पास में? एक बोतल जिसमें क्या भरा है, EDTA सॉल्यूशन। दूसरी बोतल, दूसरी बोतल में क्या भरा है, वो वाटर जिसकी हमको क्या निकालनी है, हार्डनेस निकालनी है। ओके, यस, सबको एज्यूम हो रहा है? चले आगे। यस सर। ओके, यस यस सर। अब इधर ये तो राइट साइड में रखे हुए हैं, लेफ्ट साइड में आपके पास में एक छोटी सी बोतल रखी हुई है जिसके अंदर इंडिकेटर भरा हुआ है, जिसमें चोंच लगी होती है ना, इंडिकेटर वाली बोतल, जिसमें हम ड्रॉप वाइज इंडिकेटर को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और एक छोटा सा फ्लास्क रखा है जिसके अंदर बफर सॉल्यूशन भरा हुआ है। तो हमारे पास 4 चीजें हो गई हैं। यस, राइट साइड में 2 इंडिकेटर EBT भरा हुआ है, सॉरी, एक में EDTA भरा है, एक में हार्डनेस जिसकी निकालनी है वो वाटर सॉल्यूशन है। लेफ्ट साइड में EBT इंडिकेटर रखा हुआ है सबके, और बफर सॉल्यूशन रखा हुआ है सबके, रखा हुआ है भाई ये सब चीजें। यस सर। ओके, लेट्स प्रोसीड, आगे चलते हैं। वापस बात करते हैं EDTA की, कि EDTA क्या होता है। पहले EDTA को समझते हैं, फिर टाइट्रेशन को समझेंगे। EDTA आपका ये स्ट्रक्चर दिख रही होगी आप सभी को। यस, E का मतलब होता है एथिलीन, एथिलीन मतलब CH2CH2, ठीक है। डबल बॉन्ड होती है तो एथीन होता है, और डबल बॉन्ड को तोड़ के दोनों साइड एक एक बॉन्ड बन जाएगी तो एथिलीन कहलाता है, ठीक है। ये तो हो गया आपका एथिलीन, CH2CH2 बना लें सभी लोग कॉपी में, जो मैं बोल रहा हूं उतना ही। स्ट्रक्चर ऑफ EDTA लिखेंगे ऊपर, और नीचे बनाए एथिलीन। एथिलीन में क्या बनाना है आपको, CH2CH2, और दोनों साइड एक एक बॉन्ड फ्री कर दी सबने? यस, दोनों साइड एक एक बॉन्ड फ्री कर दो, एथिलीन बना लो। अब आता है डाई एमीन, मतलब डाई मतलब 2, अमीन मतलब अमोनिया। तो दोनों साइड आपको एक एक NH2 और NH2 रखना है। तो क्योंकि NH2 का HH फ्री है तो N बना दिया हमने, N 2 बॉन्ड के साथ, और इधर N 2 बॉन्ड के साथ। तो ये हो गया एथिलीन, ये हो गया डाई अमीन, 2 अमीन ग्रुप हो गए, ठीक है। इसके बाद में आता है टेट्रा एसिटिक एसिड। तो जहां पर HS था वहां पर एसिटिक एसिड जोड़ दो। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। तो जस्ट मेक द बॉन्ड विथ CH2COOH, ये क्या आपका एसिटिक एसिड। तो टेट्रा है मतलब 4 एसिटिक एसिड है, 1 2 3 4। तो ये आपका कंप्लीट फॉर्मूला है EDTA की स्ट्रक्चर, एथिलीन
डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। यस, सभी लोग बना लें, पीडीटी की स्ट्रक्चर बना लें इसको अच्छे से। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आ रहा है कि ये डाई सोडियम सॉल्ट जो हमें लैब में मिलता है या जिस ईडीटीए की हम बात करते हैं वो डाई सोडियम ही होता है। हम उसे बार बार रिपीट करते समय लिखते नहीं है, लेकिन जो लैब में हम सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं वो डाई सोडियम सॉल्ट होता है ईडीटी का, क्योंकि जो प्रॉपर ईडीटी होता है उसकी सॉल्युबिलिटी नहीं होती है वाटर के अंदर, उसका डाई सोडियम सॉल्ट होता है, वही सोल्यूबल होता है। देखिए, बिकॉज its limited solubility, it is not used directly but usually used in the form of disodium salt. Getting my point? आपको ये लाइनें याद नहीं रखनी है, आपको वही याद रखना जो मैं बोल रहा हूँ। अभी तक मैंने ईडीटी पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया है, अभी तक सिर्फ आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ ईडीटी, उसको मैं लिखाऊंगा आपको अच्छे से कि आपको लिखना कैसे है। अभी आप कॉन्सेप्ट समझेंगे तो लिखने में कोई सी भी किताब उठा लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यस, ईडीटी की स्ट्रक्चर बना ली सब लोगों ने? यस नो में जवाब तो दे दिया करो। यस, वकार यूनुस, वकार आर यू देयर? बना लिया सर। ओके, तो डाई सोडियम सॉल्ट की स्ट्रक्चर सब लोगों ने बना ली। अब बात करते हैं कि किस तरह से कॉम्प्लेक्स का सिंथेसिस होता है। हमने आपको लास्ट लेक्चर में एक टैगलाइन बताई थी, लास्ट टू लास्ट लेक्चर में, कि हार्डनेस का मतलब कैल्शियम मैग्नीशियम, और कैल्शियम मैग्नीशियम का मतलब हार्डनेस। हार्डनेस। और हार्डनेस का एक और मीनिंग बताया था आपको लास्ट लेक्चर में, क्या था वो? CaCO3 इक्विवेलेंट बताया था। हार्डनेस को हम किस और डेफिनेशन में लिख सकते हैं? CaCO3 इक्विवेलेंट। एक बार मुझे याद है आज से 4 साल पहले, ये कुछ कह रहे हो? कोई कुछ कह रहा है? नो सर। ओके, तो मैं आपको एक चीज और शेयर करना चाहता हूँ कि आज से 4 साल पहले एक न्यूमेरिकल आया था ईडीटीए का, वो हमने आपको हार्डनेस की कुछ यूनिट बताई थी, याद करो, मिलीग्राम पर लीटर, पीपीएम, डिग्री क्लार्क, फ्रेंच, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर बताई थी ये सारी यूनिट हार्डनेस की। Yes, sir. इनके बीच में एक सिंगल लाइन में रिलेशन याद करवाया था कि आप ये सारे रिलेशन याद रखें हार्डनेस की यूनिट की। क्लियर? तो एक एग्जाम में क्वेश्चन आ गया जिसमें कोई सी भी यूनिट नहीं लिखी हुई थी, ना तो मिलीग्राम पर लीटर था, ना डिग्री फ्रेंच थी, ना ही डिग्री एफआर थी, ना ही पीपीएम था। उसकी जगह उन्होंने क्या लिख के दे दिया था कि MgCO3 तो इतना CaCO3 इक्विवेलेंट है, CaCO3 इतना CaCO3 इक्विवेलेंट है, CaCl2 इतना CaCO3 इक्विवेलेंट है। तो क्या करना है उस कंडीशन में? क्या दिया है उसने क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को? कोई बताएगा आप में से कि आपको हार्डनेस निकालनी है और इस तरह का क्वेश्चन आया जिसमें 4 सोल्ट दिए हुए हैं, उनका CaCl3 इक्विवेलेंट दिया है और टोटल हार्डनेस पूछी है, तो क्या करेंगे आप लोग? कोई बताएगा आप में से? सर सारे CaCO3 इक्विवेलेंट को प्लस कर देंगे, वो टोटल हार्डनेस हो जाएगी। वेरी गुड, वेरी नाइस। लेकिन ये दिमाग पता एग्जाम में नहीं चलता है। एग्जाम में क्योंकि हमें क्या ध्यान होता है कि सबसे पहले तो क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकालना है। तो सारे MgCO3 का पहले क्या लिखेंगे? मॉलिक्यूलर वेट लिखेंगे, फिर मॉलिक्यूलर वेट से केमिकल इक्विवेलेंट निकालेंगे, फिर केमिकल इक्विवेलेंट से मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकालेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से जो भी अमाउंट दी हुई है उसको मल्टीप्लाई करके CaCO3 इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो जो चीज निकालनी है वो तो पहले ही दी हुई है। क्लियर? जैसा कि आपने बताया कि CaCO3 इक्विवेलेंट अगर दे दिया तो उसने हमारा आधा काम तो कर दिया। अब तो हमें केवल छांटना है कि हार्डनेस पूछिए तो सारे जोड़ देने हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल हैं। तो वो उसमें क्या दिमाग लगाएगा कि कुछ सॉल्ट ऐसे देगा जो रेस्पॉन्सिबल नहीं है। तो आप में से कोई बताएगा कि मैंने कौन कौन से सॉल्ट कटवाए थे जो रेस्पॉन्सिबल नहीं होते हार्डनेस? कोई एक जना क्लास में शेयर करेगा उन सॉल्ट्स के नाम जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको क्रॉस करवाए थे कि डोंट इंक्लूड दीज व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम। कोई बताएगा आप में से कौन से सॉल्ट थे जो हमने काटे थे? SiO2,
ये सबसे पहले जो भी बताए बेटा अपना नाम बोलें और फिर बताएं। प्रिया नेवेरिया, हाँ बताओ। SiO2, गुड Fe2O3, गुड। NaCl और KCl। और इसके अलावा भी कुछ बताए थे? NaOH और KOH नहीं लिखाया था क्या? ये नहीं लिखे हमने। तो लिख लो बेटा, उसको लास्ट में ऐड करवाया था ये, ठीक है। और ऐसे कौन से 3 सॉल्ट थे जो मैंने कहा था स्पेशली याद रखना, ये कैल्शियम मैग्नीशियम तो नहीं है लेकिन हार्डनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी में काम आते हैं। वो 3 सॉल्ट कौन से हैं? कौन बताएगा आप में से? मैंने बताया था ये कोएगुलेंट होते हैं। MgCO3 था, Fe2O3 और CaCl2। नो, कोएगुलेंट 3 कोएगुलेंट बताए थे क्लास में। Al2SO4 का होल थ्राइस, NaAlO2 और Al2 SO4 का होल थ्राइस, SO4 का होल थ्राइस और थर्ड FeSO4.7H2। वेरी गुड। तो ये 3 सॉल्ट मैंने बताए थे कोएगुलेंट होते हैं। और ये मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको वाटर ट्रीटमेंट कराऊंगा कि इन तीनों का रोल क्यों है हार्डनेस के अंदर, इनको हम कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं। H+ भी होता है एसिड, अगर आपको दे दे तो वो भी कैलकुलेट करना होता है। तो इनका रोल, इनको हम कैल्शियम मैग्नीशियम नहीं होते हुए भी क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, इसको हम जब हम लाइन थोड़ा पढ़ेंगे तब इसका आपको आंसर मिल जाएगा कि सर आप तो कह रहे थे कैल्शियम मैग्नीशियम है तो हार्डनेस है, अब ये क्यों हार्डनेस में कैलकुलेट हो रहे हैं। ये भी डायरेक्ट इनडायरेक्टली कैल्शियम मैग्नीशियम का ही रोल अदा कर रहे हैं। वो हम जब वाटर ट्रीटमेंट पढ़ेंगे तब हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। ओके, अभी हमें सिर्फ इसको याद रखना है कि ऐसा होता है। वापस आ जाते हैं आज के टॉपिक पे, ईडीटीए पे। तो ईडीटीए की स्ट्रक्चर जो है वो ये है बेसिकली, नीचे वाली जिसमें आपको दिख रहा होगा CH2 2 अमीन जुड़ रही है और 4 एसिड दिख रहे हैं। लेकिन किस फॉर्म में ये स्टेबल होता है? ये स्टेबल होता है इस फॉर्म में, जहां पर 2 आयंस 2 H निकल जाते हैं और इन 2 H की जगह क्या जुड़ जाता है? सोडियम जुड़ जाता है। दिख रही होगी आप सबको अपनी स्क्रीन पे ये फोटो, जहां पर 2 माइनस दिख रहे हैं। तो ये जो 2 माइनस है ये 2 Na+ से जुड़ जाएंगे तो 2 सोडियम सॉल्ट बन जाएगा, ये डाई सोडियम सॉल्ट बन जाएगा ईडीटीए का। ओके, ईडीटीए का डाई सोडियम सॉल्ट बन जाएगा ये। और इस तरह से कॉम्प्लेक्स सिंथेसिस करता है। अगर टेट्राहाइड्रल टेट्राडेंटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा तो मेटल या कैल्शियम मैग्नीशियम तो बीच में आ जाएंगे और 2 बॉन्ड ऑक्सीजन से और 2 बॉन्ड नाइट्रोजन से बनेगी। तो ये टेट्राडेंटेड लिगेंड इस तरह से बनता है ईडीटीए का, कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ। एम की जगह तो कैल्शियम और मैग्नीशियम आ सकता है। और डेंटेड मतलब देने वाले, तो 4 इलेक्ट्रॉन डोनर ही तो देंगे, तो दो दो तो नाइट्रोजन हो गए और 2 ऑक्सीजन। इन पर लोन पेयर होता है, आप लोगों ने पढ़ा है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर होता है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है। और जो कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के वैकेंट ऑर्बिटल्स में डोनेट करते हैं, जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स का सिंथेसिस होता है। ज्यादा केमिस्ट्री में नहीं जाएंगे, सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे, कैल्शियम और मैग्नीशियम कैन फॉर्म टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स विद ईडीटीए। तो ये ईडीटीए की टेट्रा डेंटेड कॉम्प्लेक्स को आप बना लें अपनी कॉपी के अंदर, टेट्राडेंटेड कॉम्प्लेक्स ऑफ ईडीटीए विथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। यस, फास्ट बना लें इसको। फोटो वोटो खींचोगे तो कोने में पड़ा रहेगा, अपनी कॉपी में अपने हाथ से बना लो। जो मैं बोल रहा हूँ बेटा वो कर लो, आपके लिए ठीक रहेगा। फास्ट 2 मिनट में बना लो इसको। यस, तो ये टेट्राडेंटेड कॉम्प्लेक्स हो गया। अब इसी तरह से हेक्साडेंटेड कॉम्प्लेक्स भी बनता है। तो ये डी दिख रहा है आपको, हेक्साडेंटेड कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर हेक्सा मतलब 6 डोनर होंगे। तो 6 कौन कौन से हैं? 6 डोनर कौन से हैं? ये आपका कैल्शियम मैग्नीशियम है, इसमें से 2 ऑक्सीजन, चार ऑक्सीजन जो है टेट्रा एसीटेट जो हैं उनकी 4 ऑक्सीजन और 2 नाइट्रोजन। तो ये 6 डोनर हो गए मेटल को। तो यहाँ इस तरह से बनता है हेक्साडेंटेड। हेक्साडेंटेड की स्ट्रक्चर बना लो, उसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ।
यस, ये वाला कॉम्प्लेक्स बना लो हेक्साडेंटेड, एक टेट्राडेंटेड फॉर्म और एक हेक्साडेंटेड फॉर्म EDTA की। यस, फोटो खींच लो आप, इसको बना लेना कॉपी के अंदर, जस्ट टेक स्क्रीनशॉट। अब बात करते हैं एरिक्रोम ब्लैक टी। एरिक्रोम ब्लैक टी की आपको स्ट्रक्चर याद रखने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन कभी कभार एक एक नंबर में पूछ लेते हैं। पिछले 4-5 सालों से तो नहीं पूछी है, फिर भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रक्चर बना लो आप, सिंपल है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एरिक्रोम ब्लैक टी। क्या होता है एरिक्रोम ब्लैक टी? सोडियम 1 हाइड्रोक्सी 2 नेप्थलेजो 6 नाइट्रो, 6 पोजीशन पे नाइट्रो है, 2 पोजीशन पे नेप्थोल, 4 सल्फेट, 4 पोजीशन पे सल्फेट सल्फोनेट ग्रुप जुड़ा हुआ है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एरिक्रोम ब्लैक टी। एरिक्रोम ब्लैक टी दो फॉर्म में स्टेबल होता है, दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक आयनिक फॉर्म और एक नॉन आयनिक फॉर्म। आयनिक फॉर्म, आयनाइज फॉर्म, जैसे वाटर में हम डालेंगे तो ये आयनाइज फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और आयनाइज फॉर्म में कन्वर्ट होके ये आपको कलर देता है वाइन रेड। याद रखेंगे कौन सा कलर देता है? वाइन रेड। और जब ये अपनी खुद की फॉर्म में रहता है, नॉन आयनिक फॉर्म में, तब इसका कलर होता है ब्लू। यू कैन सी EBT का जो कलर आपको मिलेगा, आपके सामने रखा हुआ ना EBT की बोतल, सबके सामने रखिए लेफ्ट साइड में EBT की बोतल। यस, यस सर। वो किस कलर की है? ब्लू कलर। ब्लू कलर की, ओके। जब इसको हम सॉल्यूशन में ऐड करेंगे तब ये आयनाइज फॉर्म में कन्वर्ट होगा, और आयनाइज फॉर्म में कन्वर्ट होते ही इसकी बोतल, इसका कलर कौन सा हो जाता है? वाइन रेड कलर। वाइन कलर में थोड़ा सा रेडिश हो जाता है ना। अब बात करते हैं एरिक्रोम ब्लैक टी जो होता है वो स्टेबल होता है 9 to 10 pH पर। तो मतलब हमें जब EBT को काम में लेना है, तो EBT को काम में लेने से पहले हमें पानी की pH को कितना बना के रखना पड़ेगा? 9 से 10। ठीक है, EBT को काम में लेने के लिए, क्योंकि EBT स्टेबल होता है किस pH पर? 9 to 10 pH पर। तो EBT को काम में लेने से पहले हमें सॉल्यूशन की pH को 9 to 10 मेंटेन रखना है। तो 9 to 10 मेंटेन रखने के लिए हम उसमें मिलाते हैं बफर सॉल्यूशन। क्या मिलाते हैं? बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन जो होता है वो आपका किससे मिलके बना होता है? बफर सॉल्यूशन बेसिकली आपका अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर होता है, जो मैंने आपको दिया हुआ है। आपके लेफ्ट साइड में इंडिकेटर के पास में बफर सॉल्यूशन रखा है। वो बफर सॉल्यूशन बेसिकली किससे बना है? अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड से। गेटिंग दिस लाइन? यस, कम टू द पॉइंट। प्रिंसिपल, यहां से स्टार्ट करते हैं हम। अभी तक जो बातें थी वो सिर्फ कॉन्सेप्ट थी, उनका कोई यूज नहीं है क्वेश्चन आंसर में कहीं पर भी। केवल क्वेश्चन वो आपका कॉन्सेप्ट था कि भाई EDT की स्ट्रक्चर कैसी होती है, वो किस तरह का कॉम्प्लेक्स बनाता है, टेट्राडेंटेड बनाता है कि हेक्साडेंटेड बनाता है, हेक्साडेंटेड बनाता है तो वो कैसा दिखता है, टेट्राडेंटेड कैसा दिखता है, EBT की स्ट्रक्चर कैसी होती है, वो किस pH पर स्टेबल होता है, वो कौन कौन से कलर में एग्जिस्ट करता है। यहाँ तक की बातें हमने डिस्कस कर ली। अब हम बात कर रहे हैं जो मेन प्रिंसिपल है EDTA टाइट्रेशन का, उस प्रिंसिपल की हम बात कर रहे हैं। ठीक बच्चों, अभी तक जो पढ़ाया उसमें से कोई डाउट? यस, बच्चों अभी तक पढ़ाया उसमें से कोई डाउट? अभिनव मित्तल? नो सर। नो सर। ओके, तो हम बात करते हैं प्रिंसिपल की, कॉन्सेप्ट की, कि व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड द EDTA टाइट्रेशन। तो EDTA जो है वो आपका बॉटल में भरा हुआ है सभी का। वाटर सॉल्यूशन जिसकी हार्डनेस हमें निकालनी है वो भी आपके राइट साइड बॉटल में रखा है।
लेफ्ट साइड में आपके EBT रखा है और बफर सॉल्यूशन रखा है। इसी के साथ आपके पास में ब्यूरेट है और 100 ml का बीकर है सभी के पास, कॉनिकल फ्लास्क भी काम में ले सकते हैं बीकर की जगह, और आपके पास 10 ml की पीपेट है जिसकी हेल्प से आपको वाटर ऐड करना है आपके बीकर में या कॉनिकल फ्लास्क में। आगे बढ़ सकते हैं। यस बच्चों, बात करें आगे। यस, EDTA जो होता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ 1:1 में रिएक्शन करता है। मतलब एक EDTA एक कैल्शियम के साथ या एक मैग्नीशियम के साथ कॉम्प्लेक्स का सिंथेसिस करेगा। गेटिंग? तो बेसिक कंसेप्ट है वो क्या है कि हमको निकालनी है हार्डनेस। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? हमको निकालनी है हार्डनेस। किसकी? जो वाटर सॉल्यूशन दिया हुआ है उसकी। किसकी हेल्प से? जो EDTA सॉल्यूशन दिया है उसकी हेल्प से। तो EDTA सॉल्यूशन की अगर आपको पता चल जाए कि इसकी नॉर्मलिटी कितनी है या इसकी मोलरिटी कितनी है, ये तो आपको बताया जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि टाइट्रेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि एक नॉन की हेल्प से एक अननोन की कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करना। तो आपको क्या चीज नोन होनी चाहिए? यस अभिषेक। दीक्षा शर्मा। सर EDTA की कंसंट्रेशन। गुड। तो हमें EDTA की कॉन्सेंट्रेशन मैंने आपको बता दी, या हम बनाएंगे, वो एक नॉन होता है। पहले उसी की बात कर लेते हैं। प्रोसीजर डिटर्मिनेशन। यस, कम टू द प्रोसीजर। सबसे पहले हम प्रोसीजर डिस्कस कर लेते हैं। सॉल्यूशन जो हमने आपको दिए हुए हैं वो किस तरह से बनाए हैं लैब के अंदर, दैट इज प्रोसीजर। आपको लिखना नहीं होता है प्रोसीजर को। सबसे पहले हमें बनाना पड़ता है स्टैंडर्ड हार्ड वाटर। एक 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 चीज अभी तक आपको दी नहीं है, वो हमें बनानी है। वो क्या है? स्टैंडर्ड हार्ड वाटर। मतलब स्टैंडर्ड हार्ड वाटर क्यों बनाया जा रहा है? स्टैंडर्ड हार्ड वाटर इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि EDT जो है वो हमारा सेकेंडरी सॉल्यूशन है। ठीक है, EDTA हमारा क्या है? सेकेंडरी सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड हार्ड वाटर की हेल्प से हम EDTA को स्टैंडर्डाइज करेंगे। लाइन रिपीट कर रहा हूं, सुनेंगे। मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी सॉल्यूशन होता है और एक सेकेंडरी सॉल्यूशन होता है। तो जो प्राइमरी सॉल्यूशन होता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन फिक्स होती है, लेकिन सेकेंडरी सॉल्यूशन की फिक्स नहीं होती। तो हमें EDTA की स्टैंडर्ड, EDTA को पहले स्टैंडर्ड करना होगा कि रियल में जो EDTA हमने बनाया है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। तो EDTA हमारे लिए अननोन हो गया यहाँ पे। तो EDTA अगर हमारे लिए अननोन हो गया तो हमें नॉन वाटर चाहिए, ऐसा हार्ड वाटर जिसकी कंसंट्रेशन हम खुद बनाएंगे। एक हार्ड वाटर तो आपके पास लेफ्ट राइट साइड में रखा है जो आपको अननोन है, जो आपको जिसका हार्डनेस आपको निकालना है। तो उसके लिए हमें पहले एक ऐसा हार्ड वाटर बनाना है जिसकी हार्डनेस हमको पता हो। ठीक है, तो हमें स्टैंडर्ड हार्ड वाटर बनाना है लैब के अंदर। तो हम स्टैंडर्ड हार्ड वाटर कैसे बनाएंगे लैब के अंदर? सबसे पहले 1 ग्राम CaCO3 को डिसॉल्व करेंगे मिनिमम अमाउंट ऑफ HCl के अंदर। जो CaCO3 होता है, CaCO3 होता है, वो वाटर सोल्यूबल नहीं होता। CaCO3 वाटर सोल्यूबल नहीं होता, तो उसको पानी में सोल्यूबल करने के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ HCl में डिसॉल्व करना पड़ेगा। तो आपने सबसे पहले 1 ग्राम वे कर लिया और उसको मिनिमम अमाउंट ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर सोल्यूबल कर लिया। और सोल्यूबल करके जो सॉल्यूशन बना उसमें से एसिड को आपको इवोपरेट कर देना है वापस। तो इवोपरेट जैसे ही आप करोगे CO2 बाहर निकलेगी और जो भी कंपाउंड बना है उस कंपाउंड को 1 लीटर वाटर सॉल्यूशन बनाकर सोल्यूबल कर देना है। 1 लीटर का मतलब ये नहीं है कि हमें 1 लीटर पूरा डिसॉल्व करना है। हमें जो 1 ग्राम CaCO3 है उसको एक लीटर के कॉनिकल फ्लास्क में डाल दिया और उस 1 लीटर के कॉनिकल फ्लास्क को 1 लीटर वाटर तक मेजर कर लिया। जहां पर 1 लीटर हो जाए उतना वाटर उसमें ऐड करना है। तो जैसे आपका 1 लीटर ऐड हो जाएगा उसको अच्छी तरह से सोल्यूबल कर लें। तो पैन चलाएं यहाँ पर आप और मुझे बताएं कि 1 ग्राम को मैंने 1 लीटर में डिसॉल्व किया है।
तो कितने ppm का सॉल्यूशन बना? यस, सॉल्व दिस प्रॉब्लम। 1 ग्राम CaCO3 को मैंने 1 लीटर पानी में डिसॉल्व किया है, तो हमारा कितने मिलीग्राम, ppm क्या होता है? मिलीग्राम पर लीटर, तो कितने मिलीग्राम पर लीटर का सॉल्यूशन बना? बताएं। वन ग्राम को हमने डिसॉल्व किया है 1 लीटर में, तो मुझे बताएं कितने मिलीग्राम पर लीटर सॉल्यूशन बना? इतना टफ है क्या? इतना टाइम लग गया आप लोग? 1000 मिलीग्राम पर लीटर। 1000 मिलीग्राम पर लीटर। यस, सभी का आ गया। 1000 ppm का सॉल्यूशन बना है। 1 ग्राम को 1 लीटर में डिसॉल्व किया, ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट किया, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, तो 1000 मिलीग्राम पर लीटर, 1000 मिलीग्राम पर लीटर, और 1 मिलीग्राम पर लीटर 1 ppm के बराबर होता है। तो कितने ppm का सॉल्यूशन बना ये? 1000 ppm का। 1000 ppm का सॉल्यूशन बना। अब क्योंकि 1000 ppm का सॉल्यूशन बना है, किताब में एक गलती मिली है, 1 ग्राम पर लीटर। नो, दिस इज नॉट 1 ग्राम पर लीटर, दिस इज 1000 मिलीग्राम। हाँ, वो बात मिलीग्राम पर लीटर है, कुछ मिस्टेक है बच्चों, यहाँ पे इसको सही कर लेना। ये मिलीग्राम पर ml है, 1 मिलीग्राम पर ml। कैसे आया? 1000 मिलीग्राम पर लीटर आ गया सभी लोगों का, 1000 ppm का सॉल्यूशन बना। तो अब हमें अगर मिलीग्राम पर ml निकालना हो तो कितना आएगा? क्योंकि 1 लीटर में कितना ml होता है? 1000 होता है, तो 1000 मिलीग्राम ऑब्लिक 1000 ml, तो क्या आएगा? 1 मिलीग्राम पर ml। आ गया सबका? यस सर। तो 1 ये लिख लें हाईलाइट करके, क्योंकि ये हमें कोई सा भी न्यूमेरिकल सोल्व करने से पहले ये कैलकुलेशन आनी चाहिए जो मैंने अभी आपसे करवाई है। ये अगर आप कैलकुलेशन नहीं कर पाए अभी जो मैंने पूछी है, तो आप EDTA का न्यूमेरिकल स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। तो EDTA का कोई भी न्यूमेरिकल आएगा उसमें सबसे पहले आपको ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि कितने ग्राम CaCO3 दिया हुआ है न्यूमेरिकल के अंदर। बाय डिफॉल्ट अगर कुछ नहीं दे तो आपको 1 ग्राम मान के चलना है, और नहीं तो वो जरूर देगा कि मैंने इतने ग्राम को डिसॉल्व किया है स्टैंडर्ड हार्ड वाटर बनाने के लिए। तो आप मुझे बताएं स्टैंडर्ड हार्ड वाटर कितने मिलीग्राम पर ml था? यस, दीपक सिंह, यस सर। कितने मिलीग्राम पर ml बना अपना सॉल्यूशन? सर एक बार दोबारा क्वेश्चन बोलेंगे आप? अपन ने स्टैंडर्ड हार्ड वाटर बनाया, सर। 1 ग्राम डिसॉल्व किया 1 लीटर में, यस सर। तो हमारा जो सॉल्यूशन बना वो कितने मिलीग्राम पर ml बना है? किस कंसंट्रेशन का बना है पर ml के हिसाब से? 1 मिलीग्राम पर ml का बना सर। वेरी गुड, वेरी नाइस। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को मैं अगर एग्जाम के हिसाब से चेंज करके दूं, क्वेश्चन मेरा है दीपेंद्र कुमार से। दीपेंद्र, आर यू देयर? यस सर। हाँ दीपेंद्र, मुझे ये बताओ, मैं 1 ग्राम की जगह अगर मैं कहूं मैंने 1.25 ग्राम लिया है, कितना लिया है? 1.25 ग्राम, 1.5 25 ग्राम 1 लीटर के अंदर, तो कितने मिलीग्राम पर ml का सॉल्यूशन बना है? 1.25 मिलीग्राम सर है। हाँ, 1.25 ग्राम लिया है मैंने, 1 लीटर में डिसॉल्व किया है। तो मुझे आप बताएं कि जो ये सॉल्यूशन अगर मैं 1 की जगह 1.25 ग्राम लेता तो कितने मिलीग्राम पर ml का मेरा सॉल्यूशन बनता? 1.25। मिलीग्राम पर ml, यही आंसर? हाँ सर। हाँ जी, सही है आंसर, या कोई और है गलती की है इन्होंने? यस, देवेंद्र कुमार बंसल, यस सर, सही है आंसर सर। सही है। तो आप, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग, अगर न्यूमेरिकल में कुछ चेंज होके आता है, अगर वो 1.25 देता है या 0.75 देता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग पहली लाइन यहीं से सॉल्व होगी EDTA के न्यूमेरिकल की, जो मैंने अभी आपको समझाई है। ये लाइन आप याद रखें, न्यूमेरिकल कोई सा भी आए सबसे पहले स्टैंडर्ड हार्ड वाटर की कैलकुलेशन करनी है। न्यूमेरिकल जैसे ही आए सबसे पहली लाइन आपकी होनी चाहिए कि स्टैंडर्ड हार्ड वाटर कितना लिखना है। गेटिंग? सेकेंड लाइन,
बफर सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं, याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, केवल इतना ध्यान रखना है कि बफर सॉल्यूशन जो होता है अमोनियम क्लोराइड और किससे बनता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से। अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड बफर सॉल्यूशन लिख लें, इज इक्वल टू अमोनियम क्लोराइड NH4Cl प्लस NH4OH। इतना सा याद रख लें, ये अमाउंट याद रखने की जरूरत नहीं है कितना वे की। यस, लिख लिया, अमोनियम क्लोराइड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये मुझे बताएंगे ये दोनों सॉल्यूशन कितनी पीएच बना के रखते हैं वाटर की। यस, कोई बताएगा आप में से, अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड से कितनी पीएच मेंटेन रहेगी पानी की? बताइए बेटा, मैंने आपको। सर 9 to 10। सर 9 to 10। गुड, 9 to 10 पीएच को मेंटेन रखने के लिए क्या ऐड करते हैं हम, अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। गुड, क्यों करते हैं 9 से 10 पीएच मेंटेन वाटर की? क्या जरूरत है बफर सॉल्यूशन की हमको इस टाइट्रेशन में? ईबीटी को स्टेबल करने के लिए। ईबीटी का जो कॉम्प्लेक्स होता है वो इसी पीएच पर बनता है। हमें ईबीटी को स्टेबल करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ईबीटी का कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो हम टाइट्रेशन नहीं कर पाएंगे। तो ईबीटी का कॉम्प्लेक्स बनेगा तभी तो कलर चेंज होंगे, तभी तो वाइन रेड कलर ब्लू कलर में जाएगा, क्योंकि जब वो कॉम्प्लेक्स बनाएगा तभी कलर बदलेगा। नहीं तो पता चला हमने जैसे ही पानी में अगर हमने बफर सॉल्यूशन नहीं मिलाया, हमने डायरेक्ट ईबीटी मिला दिया वाटर के अंदर, तो ब्लू कलर ही रहेगा उसका, उसका वाइन रेड कलर बनेगा ही नहीं। वो कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा, वो कॉम्प्लेक्स बनाएगा तभी वाइन रेड कलर आएगा। गेटिंग दिस लाइन? आगे चलें। यस, नेक्स्ट, ईडीटी सॉल्यूशन कैसे बनाना होता है? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ईडीटी का सॉल्यूशन नहीं होता है, ये सॉल्यूशन होता है डाई सोडियम सॉल्ट ऑफ ईडीटीए का। जो भी आप डब्बा देखोगे लैब के अंदर ईडीटी की का जो भी बॉक्स देखोगे तो उस पर लिखा होगा डाई सोडियम सॉल्ट ऑफ ईडीटीए, लेकिन हम नॉर्मली भाषा में उसको ईडीटीए ही बोल देते हैं, क्योंकि मार्केट में ये इसी फॉर्म में मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि ईडीटीए जो होता है वो वाटर सोल्यूबल नहीं होता, लेकिन उसका डाई सोडियम सॉल्ट वाटर सोल्यूबल होता है। गेटिंग दिस लाइन? कैसे बनाया है, 4 ग्राम लिया, उसको वाटर में ऐड किया, तो उससे जो भी कॉन्सेंट्रेशन बनी वो कितने मोलर बनी है, ये याद रखें आप लोग कि जो स्टैंडर्डली हम बनाते हैं वो 0.01 मोलरिटी का बनाते हैं। इस लाइन को आप लिख लें, कई बार न्यूमेरिकल में आ जाता है 0.01 मोलरिटी ईडीटीए से ही आपको सॉल्व करना पड़ता है। तो हमने जो बनाया वो किस मोलरिटी का बनाया, ईडीटीए 0.0 1 n। ओके, अब बात करते हैं इंडिकेटर की। ये आपको अमाउंट इसका भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है बच्चों कि कितना ग्राम लिया क्या लिया, इसकी जरूरत नहीं है आपको, न्यूमेरिकल में कोई यूज नहीं है इसका। प्रिपरेशन ऑफ इंडिकेटर भी कैसे बनाना है ये भी आपको जरूरत नहीं है जानने की, लेकिन याद रखें कि 0.5 ग्राम को 100 ml अल्कोहल में डिजोल्व करते ईबीटी का आपका सॉल्यूशन बन जाता है। तो इसमें से जो याद रखने की चीज है वो 3 चीजें याद रखने के लिए बोला है मैंने। सबसे पहले न्यूमेरिकल में आपको ध्यान होना चाहिए कितने ग्राम डिजोल्व किया है, उससे कितने mg/ml बना, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, आपको ध्यान होना चाहिए बफर सॉल्यूशन किससे बनता है, अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड से। थर्ड पॉइंट, आपको पता होना चाहिए ईडीटीए स्टैंडर्डाइजली हम जो बना रहे हैं, अगर न्यूमेरिकल कुछ बदल के दे रहा है तो बात अलग है, लेकिन नहीं दे रहा है तो वो कितने मोलरिटी का बन रहा है, 0.01। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? सॉल्यूशन तैयार हो गए सबके? एक बोतल बढ़ गई है आपकी राइट साइड के अंदर, तो अब 3 बोतल हो गई है। एक बोतल ईडीटीए, दूसरी बोतल ईडीटी के ऊपर कितना मोलरिटी लिखा है, 0.01। 0.01। गुड। सेकंड बोतल आपकी हार्ड वाटर की जिसकी हार्डनेस आपको निकालनी है। और थर्ड बोतल, एक बोतल अभी अभी आपने जस्ट बनाई है थोड़ी देर पहले ही, वो क्या है, स्टैंडर्ड हार्ड वाटर। उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 100,000 ppm। और 1000 ppm नहीं लिखी होगी तो हम उसको ये भी मान सकते हैं वो 1 mg/ml है हार्डनेस। गेटिंग दिस लाइन? चले आगे। यस बच्चों, समझ में आ गई ये सारी चीजें? ठीक है। ऐसे क्या कर रहे हो यार, अभी तो थोड़ा सा पढ़ा लेने दो। समझ में आ रहा है बच्चों ईडीटीए? आगे बढ़े। ये भी आपको याद नहीं रखना, प्रोसीजर आपको याद नहीं रखना। अभी आपको क्या याद रखना है, वो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे सामने प्रैक्टिकल भी चल रहा है और हमारे दिमाग में थियोरेटिकल भी चल रहा है, तो वी आर लिविंग इन बोथ फेज,
डूइंग प्रैक्टिकल विथ थ्योरेटिकल नॉलेज। यस, सबके सामने ब्यूरेट दिख रही है सभी को। राइट साइड में सॉल्यूशन, लेफ्ट साइड में इंडिकेटर एंड बफर सॉल्यूशन। ब्यूरेट, ठीक है। अब हम लाइव प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं और उसी के साथ में हम इसको तैयार भी कर रहे हैं ईडीटीए को हमारे न्यूमेरिकल के हिसाब से। तो हम पहुंचते हैं ईडीटीए के प्रिंसिपल पर। यस, हम यहाँ पर बात की है कि ईडीटीए एक कैल्शियम या एक मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से एक ईबीटी एक कैल्शियम और एक मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है। लेकिन वो कब करता है? जब पीएच कितनी हो, 9 से 10। तो हमें सबसे पहले सभी लोग फनल ले लें और ब्यूरेट के अंदर ऐड करें ईडीटीए। यस, करिए ऐड। बॉटल उठाइए राइट साइड से और आपके सामने जो ब्यूरेट रखी है उसमें ऐड कर दीजिए। 50 ml की ब्यूरेट है, 50 ml ऐड करिए फनल की हेल्प से ईडीटीए। कर दिया? इतनी भारी बोतल है क्या? उठ नहीं रही है? कर दिया ऐड? यस सर, कर दिया। तो कोई तो बोलो। सर धीरे धीरे हो रहा था ना, फैल जाएगा नहीं तो। हाँ, फैल जाएगा। दिमाग में फैल गया आप लोगों के, है ना। यस बच्चों, सभी ने ऐड कर दिया है, लेकिन ध्यान रखें ऐड करते वक्त किसी की ब्यूरेट नीचे से खुली ना हो, नहीं तो सारा का सारा नीचे से ऊपर से आप ऐड करते जाओगे, नीचे से ब्यूरेट से निकलता रहेगा। इसलिए नीचे कॉनिकल फ्लास्क लगा हुआ होना चाहिए, ठीक है। और ब्यूरेट ऐड कर दी। ब्यूरेट आपकी फिल हो चुकी है सबकी, 50 ml की ब्यूरेट नीचे से लॉक है, अभी तक हमने उसको ओपन नहीं की है। अब बात करते हैं, आपको लेना है, क्या लेना है? ईडीटीए की बोतल पे क्या लिखा था? 0.01 मोलरिटी लिखा था। लेकिन ईडीटीए जो होता है वो सेकेंडरी सॉल्यूशन होता है, मतलब विश्वास नहीं करना। सेकेंडरी सॉल्यूशन का मतलब क्या है? विश्वास नहीं करना। हमें नहीं पता इसकी 0.01 बनी भी है कि नहीं बनी, तो हमें ये अभी देखना है लाइव कि कितना मोलरिटी का है। तो अब हमारे लिए अननोन क्या हो गया? जो हमने ब्यूरेट में भरा है, ब्यूरेट में भरा है ईडीटीए, वो हमारे लिए क्या हो गया? अननोन हो गया। अब हमें क्या चाहिए? नोन, क्योंकि टाइट्रेशन तभी संभव है जब एक नोन हो और एक अननोन हो। तो ईडीटी हमारा क्या हो गया? अननोन। भर दिया ब्यूरेट में सबने ईडीटीए। अब कॉनिकल फ्लास्क में हमको भरना है, क्या भरना है? स्टैंडर्ड हार्ड वाटर। तो हम, किसी की इच्छा हो तो 50 ml से कर ले कैलकुलेशन, किसी की इच्छा हो तो 20 ml से कर ले कैलकुलेशन, किसी की इच्छा हो तो 10 ml से कर ले। तो हम लोग कॉमनली 20 ml से कर लेते हैं। कोई दिक्कत किसी को, या 50 से करें? 20 से कर लेते। चलो 10 से कर लेते, छोड़ो। 10 ml की ब्यूरेट पीपेट है, सभी के पास में पीपेट है। 10 ml सक करें स्टैंडर्ड हार्ड वाटर और ऐड कर दें कॉनिकल फ्लास्क में। यस, कर दिया। 10 ml स्टैंडर्ड हार्ड वाटर पीपेट की हेल्प से कॉनिकल फ्लास्क में ऐड कर दें। कर दिया? यस सर। बच्चों तुम तो लाइव ही कर रहे हो क्या? इतना टाइम लग रहा तुमको? यस, ऐड कर दिया सबने। तो हमारे पास कॉनिकल फ्लास्क में है 10 ml स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, ब्यूरेट में है हमारे पास ईडीटीए। हमें ईडीटीए की कॉन्सेंट्रेशन को निकालना है। नॉन हमारे लिए क्या है? स्टैंडर्ड हार्ड वाटर। यस, तो स्टैंडर्ड हार्ड वाटर जो हमने लिया है 10 ml, तो आपसे क्वेश्चन अराइज करता हूं मैं। यस, अक्षय सैनी, अक्षय क्लास में हो? यस सर। हाँ अक्षय, हमने जो स्टैंडर्ड हार्ड वाटर लिया है इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है? सर मेरे को कुछ ये जो आप ब्यूरेट पिपेट बोल रहे हो ये सब कुछ पता ही नहीं चल रहा। तुम्हें पता कैसे चलेगा? तुमने फोटो तो गन वाली लगा रखी है। हाँ जी, माइक बंद रख। जतिन, जतिन आर यू देयर? यस सर। यस जतिन, कितना कॉन्सेंट्रेशन था स्टैंडर्ड हार्ड वाटर का जो हमने 10 ml ऐड किया है कॉनिकल फ्लास्क में उसका?
कार्तिक वर्मा, कार्तिक यस सर। कार्तिक क्या कंसंट्रेशन था जो हमने ऐड किया है स्टैंडर्ड हार्ड वाटर? 0.1 मोलैरिटी स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, स्टैंडर्ड हार्ड वाटर की। 10 ml स्टैंडर्ड हार्ड वाटर ऐड किया ना कोनिकल फ्लास्क में, उसकी कंसंट्रेशन क्या था? नहीं पता? बेटा आज के आज पढ़ लेना जो पढ़ा रहा हूँ उसको, नहीं तो फिर मैं रिवाइज नहीं कराऊंगा बच्चों इसको। आप लोग अगर रोज पढ़ोगे तो ही फायदा होगा सर ना। 1 मिलीग्राम प्रति ml पल में ml। किन्होंने जवाब दिया है? यतीन प्रजापति। हाँ बेटा, जब भी कोई जवाब दो तो बेटा अपना नाम पहले बोला करो, है ना। गुड। तो हमें पता है कि हमने 1 ग्राम को 1 लीटर में डिसोल्व किया था, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन बनी थी 1 मिलीग्राम पर ml। ओके, अब हम ऐड कर रहे हैं उसमें हमें ऐड करना है EBT। उसमें हमें क्या ऐड करना है? EBT, इंडिकेटर ऐड करना है। लेकिन मैं आपको पहले ही बताया हूं कि अगर हम सिंपल डायरेक्ट वाटर में EBT ऐड करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। तो पहले हमें क्या ऐड करना पड़ेगा? बफर सॉल्यूशन। तो हम उसमें आपके लेफ्ट साइड में जो बफर सॉल्यूशन लगा है उसको 5 ml से 10 ml के बीच, 10 ml लिया है तो शायद 3 ml बहुत है, 3 ml बफर सॉल्यूशन ऐड कर देते हैं। अब बफर सॉल्यूशन आपका किससे बना हुआ है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड से। तो जैसे आपने 2-3 ml बफर सॉल्यूशन को ऐड किया, उसको अच्छे से शेक करें, तो अब आपके स्टैंडर्ड हार्ड वाटर की पीएच कितनी हो गई है? 9 से 10 हो गई सभी की। अब हम यस उसमें यस सर। ऐड अब हम उसमें ऐड करेंगे 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप EBT। उठाएं अपने लेफ्ट साइड से EBT की बोतल और ड्रॉपर की हेल्प से उसमें 1 ड्रॉप ऐड कर दें EBT की। अगर 20 ml लिया तो 2 ड्रॉप, 10 ml लिया तो 1 ड्रॉप बहुत है। कर दी ऐड आपने? यस बच्चों, ऐड कर दिया? सर कर दी। कर दिया। कौन सा कलर आया? लाइट पिंक। सॉल्यूशन का कलर कौन सा हो गया? पिंक। पिंक। पिंक कैसे हो जाएगा? ये कलर लिखा है, कौन सा कलर लिखा है? सर रेड वाइन कलर होगा ना सर उसका? रेड वाइन नहीं, वाइन रेड। रेड वाइन कौन सा कलर हो जाएगा? वाइन रेड। गेटिंग? क्योंकि EBT जैसे आप ऐड करोगे आयनाइज हो जाएगा वो, और आयनाइज होकर वो जो सॉल्यूशन में कैल्शियम और मैग्नीशियम रखे हैं, हार्ड वाटर ये है हमारा स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, CaCO3 से बनाया है, तो वो हार्ड वाटर के साथ रिएक्शन करेगा कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ, और एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम का EBT। तो EBT जो कॉम्प्लेक्स बनाता है वो किस कलर का होता है? वाइन रेड कलर का। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्या किया हम लोगों ने? सबसे पहले EDTA भरा, फिर 10 ml स्टैंडर्ड हार्ड वाटर लिया, उसमें बफर सॉल्यूशन डाला, फिर उसमें EBT डाला है, तो उससे जो कॉम्प्लेक्स बना है उसका कलर आ गया हमारे सॉल्यूशन का वाइन रेड कलर। चले आगे। यस सर। वाइन रेड कलर आ गया। ये जो कॉम्प्लेक्स होता है बच्चों, ये अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है। किसका कॉम्प्लेक्स? EBT का जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो क्या होता है? अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है एज कंपेयर टू EDTA। तो EDTA जो कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है वो तो होता है स्टेबल और कलरलेस, और जबकि EBT जो कॉम्प्लेक्स बनाता है वो होता है वाइन रेड कलर का, लेकिन होता कैसा है? अनस्टेबल। तो जो स्टेबल होता है वो ज्यादा पावरफुल होता है अनस्टेबल से। ठीक है, अब क्या होगा? अब हमने ड्रॉप वाइज ऐड करना चालू किया EDTA। सब अपनी अपनी ब्यूरेट से ड्रॉप वाइज ऐड करें। EDTA स्टार्ट कर दिया और नीचे शेक करते रहे कॉनिकल फ्लास्क को। यस, धीरे धीरे ड्रॉप ऐड हो रही है, कलर हल्का सा धीरे धीरे लाइट होता जा रहा है। कुछ टाइम बाद में आप देखेंगे कि वाइन रेड कलर जो है वो आपका गायब हो गया और कलर आ गया है सॉल्यूशन का ब्लू। तो जिस जगह पर कलर वाइन रेड से ब्लू में कन्वर्ट हुआ उस पॉइंट को कहते हैं एंड पॉइंट। जहां पर इंडिकेटर ने कलर बदला है उसे बोलते हैं एंड पॉइंट। और उस पॉइंट से एक ड्रॉप पहले रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, उसे बोलते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट।
ड्रॉ पॉइंट होते हैं यहाँ पर, एक इक्विवेलेंट पॉइंट और एक होता है एंड पॉइंट। एंड पॉइंट किससे कहते हैं? जहां पर इंडिकेटर कलर बदलता है फिजिकली। तो यहाँ पर वाइन रेड से ब्लू कलर दिखा, वो तो हो गया एंड पॉइंट। और एक ड्रॉप पहले रिएक्शन कंप्लीट होती है, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट पॉइंट। तो एंड पॉइंट और इक्विवेलेंट पॉइंट में एक ड्रॉप का डिफरेंस होता है, लास्ट ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन। हमें याद क्या रखना है? एंड पॉइंट याद रखना है जहां पर कलर चेंज होता है। ओके, तो जैसे आपने ऐड किया, आप वो रीडिंग नोट कर लोगे ईडीटीए की, जहां पर कलर चेंज हुआ है वाइन रेड से ब्लू में। नोट कर ली वो रीडिंग। मान लो वो रीडिंग कितनी है? V1। आ गई सबकी V1? यस नो में तो बोल दो भाई लोगों। यस सर। सबकी आ गई V1? कोई दिक्कत किसी को? तो अब बात करते हैं कि वाइन रेड कलर कैसे आया। कैल्शियम मैग्नीशियम आपने डाला स्टैंडर्ड हार्ड वाटर में, सॉरी ईबीटी डाला स्टैंडर्ड हार्ड वाटर में। ईबीटी ने जाके 9-10 pH पे आयनाइज होगा, कॉम्प्लेक्स बनाया कैल्शियम मैग्नीशियम का। अब आप क्या कर रहे हो? ईडीटी ऐड कर रहे हो। तो ईडीटी जैसे जैसे आप ऐड कर रहे हो, तो ईडीटी जैसे जैसे सॉल्यूशन के अंदर जाएगा, सॉल्यूशन में जाते ही वो क्या करेगा? कॉम्प्लेक्स बनाएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ। तो जो वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ जो कॉम्प्लेक्स बना रहा है वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है। तो जो पहले वो क्या करेगा? जो फ्री पड़े हैं कैल्शियम मैग्नीशियम उसके साथ बनाएगा। पहले ईबीटी को नहीं छेड़ेगा, वो पहले जो फ्री घूम रहे हैं उनसे बनाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब सारे फ्री वाले खत्म हो जाएंगे। तो अब कैल्शियम मैग्नीशियम किसके पास है? अब ईबीटी के पास है। तो अब दोनों में लड़ाई होगी, ईबीटी में और ईडीटीए में। ऑब्वियसली कौन जीतेगा? जो स्टेबल है, ईडीटीए। तो वो सारे छीन लेगा इससे। इससे क्या छीन लेगा? सारे कैल्शियम और मैग्नीशियम छीन लेगा। तो जैसे इससे वो सारे कैल्शियम मैग्नीशियम छीन लेगा, तो सारे कैल्शियम मैग्नीशियम किसके पास आ गए? ईडीटीए के पास आ गए। ईबीटी के जैसे ही सारे कैल्शियम मैग्नीशियम खत्म होंगे, तो ईबीटी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? नॉन आयनाइज फॉर्म में। और नॉन आयनाइज फॉर्म का कलर कौन सा होता है इसका? ब्लू। तो जैसे ही सारे कैल्शियम मैग्नीशियम ईडीटी ले लेगा, तो ईबीटी का कलर चेंज हो जाएगा। और हमें पता है हमें कैलकुलेट क्या करना है? कैल्शियम और मैग्नीशियम। अब सारे कैल्शियम मैग्नीशियम किसके पास में? ईडीटी के पास में। तो जितना ईडीटी ऊपर से आया ब्यूटेट से, उतनी की कैलकुलेशन करनी है। तो उससे हम क्या निकाल लेंगे? कैल्शियम और मैग्नीशियम। और कैल्शियम मैग्नीशियम का मतलब हार्डनेस। तो हम ईडीटी की हेल्प से क्या निकाल लेंगे? हार्डनेस। यस, यहां तक कोई दिक्कत तो पूछें, और यहां तक का पढ़ें कि कैसे किस तरह से ईबीटी प्रिंसिपल पढ़ना है केवल आज आपको। ईडीटी का प्रिंसिपल क्या है, किस तरह से ईबीटी कॉम्प्लेक्स बनाता है, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, वाइन रेड कलर होता है, वो आयनाइज फॉर्म में बनता है, किस पीएच पे स्टेबल होता है, वो पीएच कैसे बनाते हैं, स्टैंडर्ड हार्ड वाटर कैसे बनाते हैं। इसके आगे का कैलकुलेशन पार्ट हम कल डिस्कस करेंगे। यस बच्चों को कोई दिक्कत तो शेयर करें।